नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी माइंड ब्लोइंग जर्नी पर चलने वाले हैं ना, जो हमारी धरती से शुरू होकर डीप स्पेस की बिल्कुल अनजान गहराइयों तक जाती है। एक ऐसी जर्नी जहां इंसानियत ने सितारों के बीच अपना एक खामोश एम्बेसडर भेज दिया है। सोचिए क्या फीलिंग होगी वो। ओके, चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में सिर्फ हम इंसान ही एकमात्र इंटेलिजेंट स्पीशीज हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हम सबके जहन में घूम रहा है। नासा के मिशंस सिर्फ रॉकेट्स, फ्यूल या हार्ड साइंस तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली ये दूसरों के साथ कनेक्ट करने की हमारी सबसे गहरी एग्जिस्टेंशियल डिजायर को दिखाते हैं। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1, द क्वेस्ट बियॉन्ड अर्थ, यानी पृथ्वी के पार की खोज। बात है 1965 की, जब एक यूनिक जियोमेट्रिक प्लैनेटरी अलाइनमेंट की खोज हुई। और ध्यान दीजिए, प्लैनेट्स का ऐसा अलाइनमेंट हर 175 सालों में सिर्फ एक बार होता है। इस एक डिस्कवरी ने पूरे लॉन्च शेड्यूल का रास्ता तय कर दिया, और इसी के नतीजे में पहले अगस्त 1977 में वॉयेजर 2 लॉन्च हुआ, और ठीक उसके एक महीने बाद सितंबर 1977 में वॉयेजर 1 ने उड़ान भरी। अब इतने लंबे मिशन के लिए एक बहुत ही खास टेक्निक चाहिए थी, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटी असिस्ट। इसे आप एक जायंट स्लिंगशॉट की तरह समझ सकते हैं। होता क्या है कि इसमें किसी प्लैनेट के मास और ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और दिशा दोनों को बदल दिया जाता है। ये इतना ब्रिलियंट आइडिया था कि इसकी वजह से हमारे स्पेसक्राफ्ट बहुत कम फ्यूल यूज करके 4 आउटर प्लैनेट्स के पास से गुजर सके। एब्सोल्युटली क्रूशल, राइट? लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मार्स और जुपिटर क्रॉस करने के बाद सूरज की रोशनी इतनी कमजोर पड़ जाती है कि वहां सोलर पैनल्स बिल्कुल बेकार हैं। तो ये प्रोब जिंदा कैसे रहेंगे? यहां काम आए रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, यानी आरटीजीज। डीप स्पेस के उस घने अंधेरे में ये सिस्टम डीकेइंग प्लूटोनियम की गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। लिटरली एक ऐसी पावर सोर्स जो इन्हें आज तक जिंदा रखे हुए है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, एक्सप्लोरिंग द जोवियन जायंट्स। और ये ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है कि कैसे इन दोनों ट्विन प्रोब्स ने अलग अलग रास्ते चुने। वॉयेजर 1 एक फास्टर रूट से गया, सैटर्न के मून टाइटन को एक्सप्लोर किया, और फिर प्लैनेटरी पाथ, जिसे इक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, उससे ही बाहर निकल गया। वहीं दूसरी तरफ वॉयेजर 2 ने थोड़ा लंबा रास्ता लिया, और आज तक वो यूरेनस और नेपट्यून के पास पहुंचने वाला अकेला प्रोब बना हुआ है। कोई और वहां तक नहीं पहुंचा। इन मिशंस ने हमारी आंखों के सामने जो नज़ारे पेश किए वो लिटरली माइंड ब्लोइंग थे। जैसे जुपिटर के आसपास रिंग्स की खोज, उसके मून आयो पर जिंदा ज्वालामुखियों का फटना, सैटर्न के मून टाइटन पर लिक्विड वाटर होने के ठोस प्रमाण मिलना, और हाँ, यूरेनस और नेपच्यून की बिल्कुल पहली क्लियर क्लोजअप तस्वीरें। इन डिस्कवरीज ने हमारे सोलर सिस्टम को देखने का नजरिया ही बदल दिया। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, एंटरिंग इंटरस्टेलर स्पेस, यानी सोलर सिस्टम के बाहर का अनजान सफर। 61,198 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लगभग 61,000 किलोमीटर पर आवर। ये वॉयेजर 1 की स्पीड है। सिर्फ सोचिए इसके बारे में। ये एक ऐसी स्पीड है जिसका अंदाजा लगाना भी हमारे दिमाग के लिए मुश्किल है। स्पेस ट्रैवल के इस मैसिव स्केल के आगे हम इंसान कितने छोटे लगते हैं ना। पर इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर करने के लिए एक आखिरी सरहद को पार करना जरूरी था, जिसे हेलियोपॉज कहते हैं। ये हमारे सोलर सिस्टम की एब्सोल्युटली आउटर बाउंड्री है। यहाँ आकर सूरज की सोलर विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं और इंटरस्टेलर रेडिएशन शुरू हो जाता है। एक तरह से ये वही एक्चुअल बाउंड्री थी जिसे पार करके हमारा प्रोब डीप स्पेस में कदम रखने वाला था। पर साइंटिस्ट को कंफर्म कैसे हुआ कि बाउंड्री पार हो चुकी है? प्लाज्मा वेव इंस्ट्रूमेंट्स ने डिटेक्ट किया कि सोलर विंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी लो थी, पर अचानक से उसमें एक मैसिव स्पाइक आया, बहुत हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये इंटरस्टेलर विंड का डायरेक्ट प्रूफ था। इस स्पाइक ने फाइनली कंफर्म कर दिया कि अगस्त 2012 में वॉयेजर 1 सच में हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल चुका है। इट वॉज अ ह्यूज मोमेंट। और अपनी इस इनसेन स्पीड की वजह से आज वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 24.7 बिलियन किलोमीटर्स दूर है। 24.7 बिलियन किलोमीटर्स। ये इतनी स्टैगरिंग डिस्टेंस है कि ये ऑफिशियली मानव इतिहास का सबसे दूर भेजा गया मैन मेड ऑब्जेक्ट बन चुका है। कोई और चीज हमसे इतनी दूर नहीं है। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, द गोल्डन रिकॉर्ड। ये पूरे मिशन का सबसे इमोशनल हिस्सा है।
पता है, एलियंस को मैसेज भेजने की जो पहली कोशिशें थीं, वो काफी बेसिक थी। जैसे पायनियर प्रोब्स पर एक छोटी सी एनग्रेव्ड प्लैक भेजी गई थी, जिसमें कुछ बेसिक डायग्राम्स थे। लेकिन वॉयेजर मिशंस के साथ जो मैसेज भेजा गया, वो नेक्स्ट लेवल था। एक 12 इंच की गोल्ड प्लेटेड कॉपर फोनोग्राफ डिस्क, जिसमें सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि ढेर सारा विजुअल और ऑडियो डेटा भी फीड किया गया था। एक चलता फिरता टाइम कैप्सूल। इस रिकॉर्ड को बहुत ही डीपली क्यूरेट किया गया था। इसमें 4 मेन सेक्शंस हैं। हमारी धरती की 115 तस्वीरें, बच्चों और बड़ों की आवाज़ में 55 अलग-अलग भाषाओं में ग्रीटिंग्स, बहुत सारा म्यूजिक जिसमें हमारा अपना क्लासिकल इंडियन राग भैरवी, जात कहाओं भी शामिल है, और आखिर में धरती की आवाज़ें जैसे बारिश, हवा और मशीन्स का साउंड। ये लिटरली हमारी पूरी सभ्यता का एक स्नैपशॉट है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? 69 किलोबाइट्स। जी हाँ, सिर्फ 69 केबीज। ये इन दोनों प्रोब्स की टोटल मेमोरी कैपेसिटी थी। आजकल तो इतने स्पेस में एक नॉर्मल जेपेग इमेज भी सेव नहीं होती। तो आप खुद सोचिए, इतनी कम मेमोरी में 115 इमेजेस आखिर भेजी कैसे गई होंगी? इसका सल्यूशन इतना इंजीनियस था कि क्या बताऊं। नासा के साइंटिस्ट ने इन तस्वीरों को एनालॉग ऑडियो वेवफॉर्म्स में कन्वर्ट कर दिया, यानी उन्होंने इमेज डेटा को आवाज बनाकर डिस्क पर रिकॉर्ड कर दिया, और साथ में एलियंस के लिए एक मैनुअल भी छोड़ा। स्टेप 1, डिस्क को फोनोग्राफ पर रखिए। स्टेप 2, उस पर नीडल लगाइए। और स्टेप 3, उन ऑडियो वेवफॉर्म्स को वापस इमेज में बदल लीजिए। साइंस को मैजिक की तरह यूज करने का इससे बढ़िया एग्जाम्पल क्या ही होगा। आखिर में आते हैं सेक्शन 5 पर, ह्यूमैनिटीज अल्टीमेट लेगेसी। उस गोल्डन रिकॉर्ड में हमारी होम प्लैनेट के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन का एग्जैक्ट डेटा उन्हें दिया गया। बताया गया कि हमारी हवा में अप्रॉक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन है और 22% अदर गैसेस। ये एक कोशिश थी पोटेंशियल एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स को बताने की कि हमारा घर एक्चुअल में कैसा दिखता है और किस चीज से बना है। लेकिन क्या शामिल किया गया है? इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि क्या छोड़ दिया गया। हमने मैथ और फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स भेजे, ह्यूमन एनाटॉमी और डीएनए भेजा, ग्रेट वॉल और अपना ताजमहल जैसी मैग्निफिसेंट अचीवमेंट्स भेजी। पर ध्यान दीजिए, युद्ध, वायलेंस या कॉन्फ्लिक्ट की कोई भी बात इस रिकॉर्ड में शामिल नहीं की गई। हमने कॉस्मोस के सामने अपना सबसे पीसफुल, आशावादी और बेस्ट वर्जन पेश करने का डिसीजन लिया। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि 2025, ये बड़ा ही सोबरिंग फैक्ट है, पर इन प्रोब्स की पावर सप्लाई अब लगातार डिप्लीट हो रही है। साइंटिस्ट का एस्टिमेट है कि 2025 तक आते आते ये पावर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, और उस पल के बाद हमारा इन प्रोब्स से हमेशा के लिए कनेक्शन टूट जाएगा। फिर सिर्फ सन्नाटा होगा। पर कनेक्शन टूटने के बाद भी उनका वजूद खत्म नहीं होगा। नासा के एक बहुत ही प्रोफाउंड कोट है, The human race possesses a spiritual insight that takes it beyond the material problems of development. ये साइलेंट स्पेसक्राफ्ट अब सिर्फ साइंस के टूल्स नहीं हैं, ये उस अनजान अंधेरे में हमारे सबसे ऑप्टिमिस्टिक स्पिरिचुअल एम्बेसडर्स बन चुके हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद बस एक आखिरी बड़ा ही डीप सवाल रह जाता है, Will these silent messengers ever be found? क्या इंटरस्टेलर स्पेस के उस घने अंधेरे में हमारे इन मैसेंजर्स को कोई ढूंढ पाएगा? इस बाउंडलेस यूनिवर्स में हमारी औकात भले ही एक छोटे से नीले बिंदु जैसी हो, पर उम्मीद और कनेक्शन ढूंढने की हमारी ये कोशिश हमेशा जिंदा रहेगी। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।